प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था ब्रह्मांड के अंदर बुध ग्रह अपनी परिस्थितियों को बदल रहे हैं। पहले वो वक्री होंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे, उसके बाद वो मार्गी होंगे और फिर दोबारा से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और जब भी बुध वक्री होता है और इस दौरान वो अस्त भी होगा, ऐसे में मैंने आप लोगों को उसका एक फोरकास्ट दिया था और कहा था कि इस तारीख से यानी कि लगभग 27 तारीख के बाद से आपको शेयर बाजार के अंदर एक शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा, एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और आप पिछले 2 दिन से देख भी रहे हैं कि निफ्टी के अंदर गिरावट आ रही है। दर्शकों, इसके बाद शायद आपको इस घटनाक्रम को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि बुध ग्रह अपना क्या असर दिखा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये बहुत छोटा सा समय है। मिड अक्टूबर के बाद से चीजें वापस से सामान्य होना शुरू भी आवश्यक हो जाएंगी। इसीलिए इस गिरावट को आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप जरूर देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक से उस वीडियो को देखिए। मैंने क्या कहा था और कैसे आप लोगों को उसका बेटर यूटिलाइजेशन करना है उसके बारे में बताया था। दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूं और आपको डिटेल में 3 से 4 साल का एक टाइम होरिजन ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं जो आप लोगों को ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। दर्शकों, कैश फ्लो अभी बना हुआ है, बाहर का पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, इसीलिए मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। खासतौर पे 2022 में तो नहीं है। हाँ, छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा और गहराएगा, लेकिन उसके बाद में रिकवर भी कर जाएगा। लेकिन इक्विटी मार्केट के अंदर अभी आप लोगों को अपनी लॉन्ग पोजीशन बिना स्टॉप लॉस के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट यदि कुछ भी हुआ तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति से अलग हटके होगा। दर्शकों, इक्विटी मार्केट के अंदर कई बार बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका संबंध ग्रहों से नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियों का निर्माण ऐसा होता है जिसके कारण से वो होता है। जैसे यदि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष है, लेकिन यदि चलती ट्रेन के सामने वो आ जाए तो क्या 75 वर्ष तक वो जीवित रहेगा? निश्चित सी बात है कि ट्रेन के सामने आ जाने पर दुर्घटना होगी और जिसकी वजह से उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से अगर और कोई सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट होती है जो किसी फाइनेंशियल मार्केट पर बहुत बड़ा असर डालती है, तो ग्रहों की वो परिस्थिति ना होते हुए भी हमें एक बहुत बड़ा शार्पफॉल या तेजी या मंदी देखने को मिलती है। ये पूरी तरह से स्पेकुलेशन के कारण से होता है। हालांकि इसमें भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं और बहुत क्षणिक बनती हैं। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के अंदर आपको एक चीज समझनी है कि ग्लोबल सिचुएशन कोविड के कारण से ऐसी बनी है जिसकी वजह से कुछ देशों के इक्विटी मार्केट जरूरत से ज्यादा ग्रोथ दे रहे हैं और कुछ डाउन में जा रहे हैं। दर्शकों, ये तो हुई इक्विटी मार्केट की बात। अब बात करते हैं सोने और चांदी की। दर्शकों, चांदी का उपयोग अब इंडस्ट्री के अंदर भी होने लगा है। चिप बनती है, उसमें उसका यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनमें उसका यूज होता है। यानी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन अब चांदी का बहुत बढ़ने लगा है, इसीलिए चांदी अब स्थिर है और बहुत ज्यादा डाउनफॉल उसमें नहीं है। लेकिन चांदी के अंदर अप्रत्याशित तेजी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अप्रत्याशित तेजी से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। इसीलिए स्पेकुलेशन करने वालों को कुछ हद तक कंट्रोल करने में इंडस्ट्री कामयाब भी जरूर रहेगी। लेकिन दर्शकों, इसके विपरीत सोने को जब हम लेते हैं तो वहां मुझे आने वाले फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट दिखती है। लेकिन ये गिरावट अगले 2 से 3 साल, 4 साल या 5 साल में होगी।
ये एक साथ नहीं होगी, टुकड़ों में होगी। और उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूं। दर्शकों, पूरी दुनिया के अंदर करेंसी के रिजर्व के अंदर वहां के फेडरल बैंक हो या रिजर्व बैंक हो, वो गोल्ड को रिजर्व रखते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर डिजिटल करेंसी एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। ऐसे में जब डिजिटल करेंसी प्रचलन में आएगी तो गोल्ड की डिमांड भी कम आवश्यक होगी। पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड ईटीएफ का बोलबाला भी रहेगा। लोग फिजिकल फॉर्म की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड रखना पसंद करेंगे। ऐसे में गोल्ड की जो डिमांड अभी आप फिजिकल में देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लगभग 1 से 2% रह जाएगी। लेकिन गहनों की डिमांड बनी रहेगी, लेकिन उसका कंजम्पशन भी पूरी दुनिया के अंदर काफी कम होगा, क्योंकि लोग अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कॉस्मेटिक ज्वेलरी की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। ऐसे में गोल्ड का कंजम्पशन कम होना, रिजर्व फंड के लिए भी उसका कम इस्तेमाल होना, बैंकों के अंदर अपनी होल्डिंग का कम होना और अर्थव्यवस्था का डिजिटल करेंसी की तरफ मूव करना, ये ऐसे बड़े कदम हैं जो आने वाले समय के अंदर गोल्ड की मांग को कम अवश्य करेंगे। और गोल्ड की उत्पादन क्षमता, उसके आधार पर और उसकी उत्पादन लागत, इनमें बेतहाशा बढ़ोतरी होनी भी है, क्योंकि इसको निकालना एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम है। ऐसे में इसका कोई अल्टरनेट पूरी दुनिया जरूर ढूंढेगी और केवल वास्तविक उपयोगिता के अलावा इसकी उपयोगिता को भी कम करने का प्रयास पूरी दुनिया अवश्य करेगी। और इसका प्रभाव यह होगा कि गोल्ड की डिमांड आपको आने वाले समय में कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन भारत में यह बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के अंदर ज्वेलरी का क्रेज कभी कम होने वाला नहीं है। हम लोग सोने के दीवाने थे, दीवाने हैं और दीवाने रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोना क्या भाव है। हमें अगर धनतेरस पे सोना खरीदना है, चांदी खरीदिए तो हम खरीदते हैं। शादी में हमें सोना देना है तो हम देते हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोने के दाम क्या है। इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर सोने की डिमांड तो बनी रहेगी, लेकिन ग्लोबल अगर मैं बात करूं तो वहां पर डिमांड में कमी आएगी, और जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर सोने की कीमतों के अंदर आप कमी अवश्य देखेंगे। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों विजन आपको देने का प्रयास किया है। इक्विटी मार्केट कैसे काम करेगा आने वाले समय में, यानी कि आपको कॉन्शियस होकर के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है ट्रेडर्स को, और इन्वेस्टर्स को छोटे अमाउंट का एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि आने वाले समय में भारत का फ्यूचर अच्छा है। इसीलिए यदि इक्विटी मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आया भी तो हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उसको खरीद करके उसको मेंटेन करने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। यानी माल की सप्लाई बढ़ेगी, इंस्टीट्यूशनल जो हमारे डोमेस्टिक हैं वो उसको खरीद करके उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। एलआईसी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हमारे साथ मार्केट में पहले से अवेलेबल है। ऐसे में मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा करेक्शन आए इसकी संभावना कम बनती है, लेकिन अप्रत्याशित तेजी मंदी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। ये इसका पार्ट भी है, इक्विटी मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और ये होता ही होता है। चांदी के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण से वो स्टेबल रहेगी, लेकिन अप्रत्याशित तेजी नहीं देखने को मिलेगी और अप्रत्याशित मंदी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सोने के लिए मैंने आपको बताया कि सोने में अप्रत्याशित तेजी अब नहीं है, धीरे धीरे करके इसकी कीमतों में आप कमी ही देखेंगे और एक अच्छा शॉर्टफॉल आपको आने वाले 4 से 5 साल के अंदर गोल्ड में देखने को मिल सकता है। और उसका कारण भी किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के कारण से मार्केट के अंदर गोल्ड की सप्लाई का बढ़ जाना हो सकता है, क्योंकि यदि किसी भी देश ने अपने गोल्ड रिजर्व को कम किया और डिजिटल करेंसी के लिए अगर उन्होंने कुछ नई प्लानिंग की तो यहां गोल्ड के भाव में कमी आना निश्चित है। दर्शकों, तीनों एसेट्स की मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने रखी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इक्विटी मार्केट में और गोल्ड सिल्वर में निवेश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में आप इन चीजों को ध्यान में रखकर अपना व्यापार कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, यही आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।